So hi once again, welcome to this new video। और हम वही अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 1 हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया था पिछले 2 वीडियोस में। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, साथ ही साथ बुक को रीड भी किया होगा। देखिए, हर बात बताना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको कम टाइम में, कम से कम समय में जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं बुक में उन्हें बता सकूं, और उसके बाद जब आप उसको रीड करने जाएं तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मैंने लाइन बाय लाइन बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उसको लेकर और लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और मैं आपकी केवल समझने में मदद कर सकता हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चैप्टर 1 तो हमने देखा कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स और मैथ्स का क्या रिलेशन हो सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस हमने देखा अच्छे से, और उसके कुछ क्वेश्चन भी एक दो मैंने आपको बताए जो कि इस लेवल पर आपको सफिशिएंट है। अब चैप्टर 2 में हम वही टॉपिक उठाएंगे, फिजिक्स एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे। वही चैप्टर 2 है। तो पहले देख लेते हैं कि आउटलाइन क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर में सिलेबस कह लीजिए, आउटलाइन कह लीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। फिर वेक्टर्स के ही हम कई प्रॉपर्टीज होती हैं। इक्वालिटी कैसे किया जाता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है, एक नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और आपस में वेक्टर्स का डॉट और एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है कंपोनेंट्स में। इतना हम वेक्टर्स और स्केलर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा बेसिक लेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का। रेट, कोई क्वांटिटी कैसे किसी दूसरे क्वांटिटी, रेट डी वाई बाई डी एक्स, कोई एक y क्वांटिटी x क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। साथ ही साथ मैक्सिमा और मिनिमा भी देखेंगे हम। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैथ्स का पोर्शन ही है, लेकिन चूंकि एक बेस बनाना है तो एक बार रिवीजन ज़रूरी है। उस साथ इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे, एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व तो वैसे मैथ्स में एक सिर्फ एरिया अंडर कर्व पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में ये होता है कि एरिया अंडर कर्व जो हम निकालते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी जुड़ जाता है। तो पहले उसके लिए एरिया अंडर कर्व पढ़ना पड़ेगा, और फिर सिग्निफिकेंस जब हम आगे और क्वांटिटीज़ देखेंगे तब उनमें हम जानेंगे। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड्स में भी आता है, ये बोर्ड में भी आता है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई मेन, नीट, इनमें भी आ जाता है। बहुत सिंपल है, और इसमें इजी इजी स्कोरिंग टॉपिक है। एक बार आपने समझ लिया, ज़्यादा वेरिएशन इसमें बनता नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, फिर एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है, वो एक्यूरेसी और उससे कैसे रिलेटेड है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दी जो हम इस चैप्टर 2 में कवर करने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सब टॉपिक, फर्स्ट सब टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब देखिए, वेक्टर से पहले स्केलर पहले देख लीजिए। स्केलर का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड अगर मैंने बता दिया तो वो क्वांटिटी पूरी तरह से डिफाइन हो गई। जैसे मास। मास अगर मैंने किसी का 5 kg कैलकुलेट कर लिया, तब इसके बाद मुझे और कुछ और नहीं बताना है कि ये 5 kg क्या। ये डिफाइन हो गया कि जो भी एक चीज़ है, मान लीजिए बॉक्स, तो इसका वेट, इसका मास, सॉरी वेट नहीं, वेट नहीं,
इसका मास जो है वो 5 kg है। तो ये कंप्लीटली डिफाइन हो गया। तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई मास। दूसरा आता है डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्टेंस मैंने बोल दिया 5 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। अब ये डिपेंड नहीं करता मैं कहाँ गया, किस तरह गया, मैंने बता दिया कि मैं 5 किलोमीटर गया, तो ये डिस्टेंस कंप्लीटली डिफाइन हो गया। मास, डिस्टेंस, और तीसरी चीज एक और जो आती है वो है स्पीड। स्पीड मैंने बोल दी लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी मैंने कहीं कोई भी डायरेक्शन नहीं बताया कि ये किस तरफ स्पीड है। मैंने जस्ट ये बोल दिया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। इन्हीं का एनालॉगस इनकी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मास, डिस्टेंस से शुरू करते हैं चलिए। डिस्टेंस की एनालॉगस मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं ये भी बोल दूं कि मैं किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया, ए टू बी, और मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मैंने बता दिया कि ये मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और साथ ही साथ इसको आप इसका नोटेशन भी ध्यान रखिए कि ए बी को अब मैं एक एरो के साथ डिनोट करूंगा कि वेक्टर ए बी इज 5 किलोमीटर। दूसरी बात सिमिलरली अब स्पीड। स्पीड का अगर मैं डायरेक्शन दे दूं कि स्पीड का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है, मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो वो अब वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर, मैं बोलूंगा टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। तीसरी चीज मास। मास का वेक्टर क्या होगा? वेट। क्योंकि वेट ये होता है कि मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे मेरा मास रखा हुआ है, तो ये जिस फोर्स से अर्थ इसको सेंटर की तरफ पुल करती है, इसी को वेट बोला जाता है। तो वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेट को डिफाइन किया गया है। अब मेरे को जी भी लाना पड़ेगा, समझे ना, क्योंकि ये वेक्टर हो गया। तो 5g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको अब मैं लिखूंगा न्यूटन में। तो इसका वेट है 5g न्यूटन, और जबकि मैं यहाँ लिख रहा था केजी। तो ये तीनों बड़ी बेसिक क्वांटिटीज हैं, और इनसे स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस काफ़ी क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने इन तीनों को चूज़ किया। मास से वेट का डिफरेंस क्लियर हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्लियर हो जाता है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्लियर हो जाता है। तो इसको आप एक बार फिर से रिपीट रिवाइज करें, देखें, और इसके नोट्स बना लें। उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। चलिए इतना तो देख लिया। अब एक प्रॉपर्टी और जुड़ी रहती है वेक्टर और स्केलर के साथ, अगर उसको पूरे अच्छे तरह से डिफाइन करना है। जैसे एक तो हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर, स्केलर जो डिफाइंड है केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जा सकते हैं पूरी तरह से। और वेक्टर को हमने देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही देना पड़ता है टू डिफाइन कंप्लीटली। टू डिफाइन कंप्लीटली। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि स्केलर को है जो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से ऐड हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने 2 kg का ब्लॉक और रख दिया, तो ये 7 kg टोटल वेट हो जाता है, टोटल मास हो जाता है। और वहीं अगर मान लीजिए, अब चूंकि यहाँ डायरेक्शन भी है, तो वहीं अगर मैं कहूँ कि एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी इस तरफ है, अब इनको ऐड करना जो है इतना सिंपल नहीं है, अलजेब्रा से नहीं इनको ऐड किया जा सकता। मान लीजिए ये 3 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और ये 4 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है,
अब इनको मैं 4+3 7 नहीं बोल सकता, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग इनको ऐड किया जाता है। इनको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया जाता है। यानी कि अगर 3 किलोमीटर इस तरफ है वेलोसिटी एक और 4 किलोमीटर इस तरफ है वेलोसिटी, तो मैं बोलूँ अगर कि इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि इस ट्रायंगल की जो ये क्लोजिंग साइड है, तीसरी साइड, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर पूरी डेफिनेशन लिखना है तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, और जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और इनको ऐड करने के लिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ता है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर अभी मैंने आपको ये बताया कि वेलोसिटी है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको लिखना पड़ता है मुझे, तो मैं ये लिखता हूँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और अब मुझे डायरेक्शन भी बताना है। तो चलिए डायरेक्शन यूज़ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं बोलूँगा टुवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए जैसा कि पहले लिया था, A to B 5 किलोमीटर, तो फिर मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट को लिखूँगा ये भी 5 किलोमीटर टूवर्ड्स, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, ये जो बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इसका भी तो मैं कुछ मैथमेटिकल इक्विवेलेंट कुछ निकाल सकता हूँ, जिससे कि इसको लिखना आसान हो जाए और एक्सप्रेस करने में कोई ये वर्ड्स ना लिखने पड़े, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाए। तो उसी के लिए क्या किया गया, बनाया गया यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी, मतलब मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और डायरेक्शन जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने स्टैंडर्ड डायरेक्शन ले लिया, एक्स वाई जेड। तो एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मैंने बोला आई, और इसको कैप से डिनोट किया जाता है, जे कैप के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन एक्स वाई जेड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारे स्टैंडर्ड है, उसी में हमने इनको डिफाइन कर लिया, जिससे हमको ये डायरेक्शन बार बार ना लिखना पड़े। तो ये यहीं पे मान लीजिए आप, इसी को मैंने थ्री डायमेंशनल कर लिया और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर लिए। इसको समझने में बड़ी डिफ़िकल्ट होती है यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा, तो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आपको, ताकि आपको ये फील आ सके कि ये यूनिट वेक्टर हम लाए क्यों। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्शन को सिंपली अपने रिप्रेजेंटेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैं जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो वेक्टर फाइनली वो बन जाएगा। जैसे ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। अब टुवर्ड ईस्ट क्या है, आई कैप ले लिया मैंने, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा वेलोसिटी इज 5 आई कैप। ये हुआ प्रॉपर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ही इसको बोला। नॉर्थ ईस्ट देखिए, अभी इसको आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा और इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम रिजोल्यूशन में जाएंगे, मैं जाऊंगा तो यहीं से बात शुरू करूंगा।
ये आप ध्यान रखना, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब मैं यहीं से इसको बात को शुरू करूँगा और आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आपको मैंने समझा दिया। तो थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखे हमने, और उन्हीं के अलावा हमने तीन यूनिट वेक्टर डिफाइन किए, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब अभी फ़िलहाल देखिए हम टू डायमेंशन प्लेन में ही बात करेंगे। तो टू डायमेंशनल में हम केवल आई कैप, जे कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर ही हम मोस्टली अभी देखेंगे। थ्री डायमेंशनल के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी पहले हम टू डायमेंशनल का समझ लें, तो थ्री डायमेंशनल में उसी में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो ईजिली आपको समझ में आएगा। तो चलिए टू डायमेंशनल फ्रेम में तो हम आ गए। अब इसी में समझते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स कब इक्वल कहलाते हैं। तो दो वेक्टर तब इक्वल कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है, यानी कि अगर वेलोसिटी v 5 आई कैप लिखूं मैं, और यहाँ दूसरी v2 वेलोसिटी लिखूं, ये भी 5 आई कैप, तो v और v2 ये दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन इसके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस और इसको जो हम यूज़ करेंगे वो, उससे हमको बहुत सहायता मिलेगी। ऐसे कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेक्टर v जो है ये, इसको मैं 2D स्पेस में कहीं भी पैरेलली अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, मैं यहाँ ले आऊं मान लीजिए, तो भी ये v ही रहेगा। मैं यहाँ ले आऊं तो भी ये v ही रहेगा। मैं यहाँ ले आऊं तो भी ये v ही रहेगा। यानी कि अगर पैरेलल मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं तो इस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसका एक बहुत अच्छा यूज़ हम आगे करेंगे, जो आप अभी देखेंगे। तो डिफाइन करें अगर, तो बोलेंगे टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम प्रोवाइडेड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए वेलोसिटी थी तो मैंने वेलोसिटी लिया। अब ऐसा आप 5 आई कैप न्यूटन फोर्स ले लेंगे और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो वो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, वो दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी ही बदल गई। ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो ये कहता है कि यदि किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन तो सेम रहता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है जितने टाइम्स हमने उसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये भी सिंपल बात है कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है और मैं बोलूँ इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो 5a जो है ये नया वेक्टर बन जाएगा। ए अगर मान लीजिए 1 यूनिट का है, तो अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो ये 5 यूनिट्स का हो जाएगा, नया वेक्टर बी बन जाएगा। अब इसमें क्या स्पेशल आता है, इसमें स्पेशल ये आता है जब इसको अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो नेगेटिव नंबर से देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया मान लीजिए -1 से, तो -1 से होने में ये होता है कि अब ये जो माइनस ए है इसका डायरेक्शन एकदम उल्टा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ए यहाँ था
तो माइनस ए जस्ट अपोजिट इसके हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इतना समझने के बाद अब हम आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर मैंने डिस्कस करते समय आपको ये बोला था कि जो ए बी डिस्प्लेसमेंट है, ए बी ये जो डिस्प्लेसमेंट था, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसको आप अभी नहीं कर पाएंगे। याद आया वो बात? तो वो मैंने इसलिए कही थी क्योंकि अब देखिए ये ए टू बी जो है डिस्प्लेसमेंट, ये ना तो कंप्लीटली आई कैप के फॉर्म में आएगा ना कंप्लीटली जे कैप के फॉर्म में आएगा। ये कुछ बी दोनों का मिक्सचर आएगा, आई कैप और जे कैप दोनों मिलकर ही इसको हम ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए इसको अब समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अच्छे से प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया ए बी वेक्टर, 2 डायमेंशनल में ले रहे हैं हम। तो ये जे कैप, ये आई कैप। अब देखिए अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करूँगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये दोनों साइड्स में ड्रॉ करके कंप्लीट कर लेता हूँ। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमको पता है, आपको एक हम याद करते थे 10th क्लास में। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा होता है। तो कॉस थीटा अगर मैं बोलूँ तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए बी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड मान के चल रहा हूँ स्मॉल ए, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ डी और ये पॉइंट सी। तो कॉस थीटा अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में देखूं, ट्राइंगल ए बी डी में मैं कॉस थीटा देखूं तो आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए डी बाय ए बी या ए डी बाय स्मॉल ए जो इसका मैग्नीट्यूड है। तो ए डी आ जाएगा मेरा ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा लगाएंगे तो अब आप वेरीफाई करना, इससे आएगा ए सी इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब देखिए ए बी को तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये ए डी और ए सी जो इसके वेक्टर्स, इसके मैं रिजॉल्व करके जो इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अब इनको मैं कंपोनेंट्स बोलूँगा। ये दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इनको तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्योंकि ये ए डी पूरा पूरा आई कैप के अलॉन्ग है और ए सी पूरा पूरा जे कैप के अलॉन्ग है। तो अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए डी आई कैप प्लस ए सी जे कैप, या ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये देखिए ये मैं आ गया अपने रिलेशन पे जिसको मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर मैग्नीट्यूड मुझे पता है और ये एंगल मुझे पता है, एंगल इसलिए पता है क्योंकि इसका डायरेक्शन पता है, तो एंगल और मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा। तो ए बी वेक्टर को मैं ए कॉस थीटा आई कैप और ए कॉस थीटा जे कैप के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा। देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेक्टर एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि अगर वेक्टर मैं ड्रॉ करूं ए और एक वेक्टर ड्रॉ करूं बी, तो इन दोनों का जो एडिशन है उसको कहते हैं रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट आता है वो इस ट्रायंगल की ये जो क्लोजिंग साइड है इस इससे हमें मिलता है। सिमिलरली एक और चीज़ मैंने बताई थी कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब जो नेगेटिव ऑफ बी है उसको ऐड करना है। तो नेगेटिव ऑफ बी क्या होगा,
नेगेटिव ऑफ बी कुछ नहीं होगा, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज वही रहेगा, और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो अगेन फिर ये होगा। अब देखिए ये सिंपली, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मानूं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं इसको निकाल सकता हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ये सब मैग्नीट्यूड्स हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड और आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली थीटा भी मैं निकाल लूँगा साइन थीटा कॉस थीटा से, या सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा इज बी बाय ए। तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया मैंने और डायरेक्शन भी निकाल लिया, तो रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये होता है, क्योंकि ये तो मैंने मान लिया कि परपेंडिकुलर है ये बी वेक्टर ए के, लेकिन मान लीजिए कोई और एंगल है, ए वेक्टर ये है और बी कुछ ऐसा जा रहा है जो इससे थीटा एंगल बना रहा है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम इस कंडीशन में तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए, ये लिया मैंने वेक्टर ए और ये लिया मैंने वेक्टर बी, जो इससे कुछ थीटा डायरेक्शन में है, और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग रिजल्टेंट तो यही आएगा। अब चूंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि यदि इस वेक्टर बी को मैं उठा के पैरेलली उठा के मैं यदि यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो इस वेक्टर बी पर को इस ए और बी के एडिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वेक्टर सेम है, उसका इफेक्ट सेम है। मैंने केवल उसको पैरेलली ट्रांसपोज कर दिया है, तो मैं इधर ले आया इस वेक्टर को। अब मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगा दो, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, तो मैग्नीट्यूड तो इनका ए और बी ही रहेगा, वेक्टर मैं वहाँ ले गया। दूसरी चीज़ मुझे ये करना है, मुझे लगाना है ट्रायंगल लॉ, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाना है मुझे। तो एक मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, जो मैं यहाँ बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर। सबको मैं लेबल कर लेता हूँ, ए बी सी डी और ये ई। अब मैं सी में ट्रायंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस, ये पूरी ए सी का क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए डी में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डी सी जो हो जाएगा वो आप देखिए, डी सी हो जाएगा ये क्योंकि बी है, तो डी सी हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर। तो ए बी तो मेरा ए ही है, और बी सी जो है वो बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अलग अलग कर लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगली स्लाइड में लिख लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए डेरिवेशन आपको बुक में भी मिल जाएगा प्रॉपरली, लेकिन जितना एक्सप्लेन किया है मैंने जिस तरह से, उस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि ये सब हम क्यों करते हैं। तो रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ये मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए कि किसी एक वेक्टर से एंगल चाहिए हमको। तो अगर रिजल्टेंट का ए से एंगल में मान लेता हूँ अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा में क्या लिख सकता हूँ, डी सी अपॉन ए सी। डी सी अपॉन ए सी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेन अल्फ़ा इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी। ए सी क्या है, ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या है, टेन अल्फ़ा इक्वल टू डी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी। डी सी है मेरा बी साइन थीटा और नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फ़ा मतलब डायरेक्शन भी मैंने निकाल लिया, बी साइन थीटा ये सब नोन है। मैग्नीट्यूड और थीटा मैंने आपको बताया था कि दिया रहेगा हर जगह, नहीं भी दिया होगा तो कहीं ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे हमको ये पता चल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, और इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है हमने, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था। इसको आप बुक से भी अच्छे से एक बार देखिए और एक बार पूरा खुद भी इसको आप डिराइव करके देखिए, प्लस दोनों फॉर्मूले बाय हार्ट करिए, तभी इसका जो है आप प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।